राज्य के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी सिद्धि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एमएसएमई लोन मेले में लाभार्थियों को करेंगे ऋण वितरित। 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का होगा शुभारंभ। प्रदेश में राप्ती नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों को आपदा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई स्थानों पर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बदायूं, फर्रुखाबाद और कन्नौज में अतिवृष्टि की चेतावनी देते हुए जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। निजी प्रयासों से बदली एक शिक्षक ने सरकारी स्कूल की तस्वीर। कन्नौज जिले में वैभव राजपूत ने अन्य शिक्षकों की सहायता से महसोनपुर प्राथमिक विद्यालय को बनाया मॉडल विद्यालय। और 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बृहद तौर पर चलाया जाएगा अभियान। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार तथा तेजी योजना, पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वर्ष 2022-23 के लिए पीएम ईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित भी की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा की और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपने संबोधन में कहा कि सूक्ष्म, लघु और छोटे उद्योग देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। देश में निर्यात में एमएसएमई का 45% योगदान है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी सिद्धि। चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने इस दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए हमने रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता चुना। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। और लोन लेने वालों में लगभग 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम शुरू किया है और वो एक नए उद्यमी बने हैं। यानी मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं। और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। साथियों, ये बात भी खास है
कि मुद्रा योजना के तहत जो लोग 36 करोड़ लोन दिए गए, उसमें से लगभग 70% लोन, ये और खुशी की बात है। और देश कैसे बदल रहा है, देश कैसे बढ़ रहा है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो लोन दिए गए हैं उसमें 70%, 70% महिला उद्यमी है। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियां इस एक योजना से ही उद्यमी बनी है, स्वरोजगार की ओर जुड़ी हुई है, और उसके कारण उसका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बना होगा, परिवार में जिसकी जो इज्जत बनी होगी, समाज में उसकी इज्जत बनी होगी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती। दोस्तों, साथियों, एमएसएमई सेक्टर भले ही पूरी तरह से फॉर्मल ना हो, लेकिन एक्सेस टू क्रेडिट फॉर्मल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले इस पहलू की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करते, और इसमें हम 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको पहले माइक्रो फाइनेंस माना जाता था। यहां हम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की गारंटी की फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जो आज महिला उद्यमियों तक पहुंच रहा है। यानी पहले जहां महिला उद्यमिता के लिए माइक्रो फाइनेंस को सिर्फ पशुपालन, कढ़ाई बुनाई, मुझे याद है हम जब गुजरात में थे तो कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाएं आती थी, मुर्गी के लिए पैसे देते थे और फिर बताते थे मुर्गी लीजिए, इतने अंडे होंगे, फिर इतनी मुर्गी होंगी, फिर इतने अंडे होंगे, और वो बेचारा लोन लेता था, 5 मुर्गी ले आता था, और शाम को लाल गाड़ी वाले अफसर आ जाते थे। वो कहते हैं रात को रुकना है। अब रात को रुकने का मतलब क्या है? 5 में से 2 गई, हम सबने देखा है ना। आज वक्त बदल चुका है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी चीजों में सब सीमित रखा गया था, हमने मुद्रा योजना के माध्यम से पूरे व्याप को बदल दिया, उसका हौसला बुलंद बना दिया। 10 लाख रुपए से उठाओ, करो कुछ। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुल एमएसएमई के से करीब 18% महिलाएं हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये भागीदारी और बढ़े, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूसिवनेस, ये आर्थिक समावेश ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, पटरी पर अपना छोटा सा काम करने वाले साथियों को बैंकों से ऋण मिलेगा? मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं जी, जिस बैंक मैनेजर के घर में सालों से जो सब्जी पहुंचाता होगा, सालों से अखबार उनके यहां डालता होगा, उसको भी शायद उस बैंक वाले ने कभी लोन नहीं दिया होगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उसका अविश्वास था, उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिले चाह, लेकिन एक ऐसी सोच का दायरा बन गया था कि इसके बाहर नहीं निकल सकते। आज वो रेहड़ी पटरी वाले बैंक के दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं, बिना गारंटी पैसा दिया जाता है उनको। और इस स्कीम का नाम है स्वनिधि। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों ऐसे साथियों को सिर्फ ऋण ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके छोटे कारोबार को बड़ा करने का रास्ता भी मिला है। हमारे जो साथी गांव से शहर आते हैं,
सरकार इनको एक साथी की तरह सपोर्ट कर रही है और ये मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित एमएसएमई लोन मेले में विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। ऋण वितरण का ये कार्यक्रम समस्त जनपदों में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 1,90,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा और वर्ष 2022-23 के लिए 2,35 लाख की वार्षिक ऋण योजना मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने हर जिले में बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक जनधन हानि के लिए दशकों तक कारक की बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए विगत 5 वर्षों में सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। 2017-18 से अब तक 830 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई हैं। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ के खतरे को न्यूनतम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जनजीवन की सुरक्षा के लिए विगत 5 वर्षों में अंतर विभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है। इस वर्ष भी बेहतर समन्वय, क्विक एक्शन और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल है। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। सभी 875 बाढ़ सुरक्षा समितियां एक्टिव मोड में रहें। अति संवेदनशील तथा संवेदनशील तटबंधों का जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान स्वयं निरीक्षण कर लें। शेष तटबंधों का उप जिलाधिकारी, डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा तटबंधों का निरीक्षण करा लिया जाए। पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें। जहां पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताजा भोजन भी मिलना चाहिए और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके। बाढ़ का पानी जब बहुत बड़े क्षेत्र में घुसता है तो सांप और अन्य विषैले जीव भी वहां से निकलेंगे। वे भी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं। वहां पर बहुत बार जहरीले कीड़े लोगों को काटते हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उनके बचाव की भी तैयारी उस दौरान देखनी होगी। उसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है बाढ़ ऐसी आपदा नहीं है कि इससे जनधन को हम न्यूनतम स्तर पर न ले जा सकें। ले जाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन समय से बनाई गई कार्य योजना का ही परिणाम सामने आएगा। बाढ़ आ जाएगी, उसके बाद हाथ पैर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पहले से ही हम कार्य योजना आज के दिन पर अभी बचाव के बारे में हम फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हमें अभी से बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से आगे करने की तैयारी इस रूप में करनी है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। रात से ही राजधानी लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं श्रावस्ती में 2 दिनों से बूंदाबांदी और जालौन में कल बारिश हुई। आज सुबह से अमरोहा में भी बारिश शुरू हो गई है। वहीं अमेठी, चित्रकूट, मेरठ, मथुरा, सुल्तानपुर और बरेली में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है।
मौसम विभाग ने बदायूं, फर्रुखाबाद और कन्नौज में अतिवृष्टि की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कानपुर नगर, कानपुर देहात में तेज हवाओं के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। नेपाल से निकलकर श्रावस्ती में बहने वाली राप्ती नदी इस वक्त अपने खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। जनपद श्रावस्ती में बाढ़ को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। हमारे यहाँ बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना हो चुकी है और बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक होती है वो भी पूरी हो चुकी है। हमारे जो शिविर बनने थे राहत के वो भी हैं, 66 शिविर बने हैं टोटल, और पशुशाला भी बने हैं जहाँ पर बाढ़ के समय जो जानवर विस्थापित होंगे उनको रखा जाएगा। बाढ़ राहत सामग्री की सारे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर अपने अपने विभागीय कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करेंगे। 5 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के मंत्रियों की 4 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच होंगे और अपने विभागीय कार्यों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार के अगले 6 महीनों के लक्ष्य की भी जानकारी देंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई और 100 दिन के कामकाज की समीक्षा की गई। प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल 5 जुलाई को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया। बुधवार शाम उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में आज होने वाले बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक आज ही फ्लोर टेस्ट होना था। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि बागी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला फ्लोर टेस्ट के नतीजों पर प्रभावी होगा। अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट को 11 जुलाई को सुनवाई करनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवाओं की शुरुआत के साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग केंद्र बनाया जाएगा। ये एमआरओ केंद्र नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में होगा। दूसरे चरण में जेवर एयरपोर्ट को एमआरओ का हब बनाने की योजना है। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एमआरओ बनेगा। एमआरओ हब बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वायुयानों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की नीति को मंजूरी दे दी। अभी तक अधिकतर भारतीय विमानों का मेंटेनेंस सिंगापुर, श्रीलंका और दूसरे यूरोपीय देशों में कराया जाता है। इससे करीब 15,000 करोड़ रुपए की मुद्रा दूसरे देश में चली जाती है। लेकिन जेवर में हवाई अड्डा शुरू होने के साथ ही एमआरओ के मामले में भी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। एमआरओ के लिए बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। जो नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ज्यूरिख की सब्सिडियरी कंपनी भारत में बना रही है अपने यहाँ जेवर में। तो इसमें एक तो जो हम लोगों ने 13 से 34 हेक्टेयर की लैंड अलॉट की थी, उसमें 40 एकड़ एमआरओ के लिए है और ये कंपलसरी था कि कंपनी को एमआरओ फैसिलिटी अपने कमर्शियल उत्पादन शुरू करने के, कमर्शियल उड़ान शुरू करने के साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो उस दिशा में अभी पहले चरण में जो एयरपोर्ट बन रहा है 13 से 34 हेक्टेयर में, उसके अंदर 40 एकड़ में एक एमआरओ फैसिलिटी आनी है। इसके बाद दूसरे चरण में 13 से 65 हेक्टेयर जमीन हम लोग एक्विजिट कर रहे हैं
जिसमें एक रनवे और एमआरओ फैसिलिटी आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोंडा विकास खंड इटियाथोक के बलरामपुर रोड पर संजवल गांव में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य से गांव के 80 मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिला है, जिनमें करीब 20 से 25 महिलाएं भी कार्य कर रही हैं। ये मजदूर पहले रोजगार के लिए जालंधर पंजाब जाते थे, लेकिन अब गांव में उन्हें रोजगार मिल रहा है। संयुक्त बीडीओ आर.एन. भारती और कार्यक्रम बीडीओ इंद्रावती वर्मा ने बताया कि सरोवर के किनारे वृक्षारोपण, बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ये पोखरा में कर रहे हैं, 200 पोखरा है, सरोवर बन रहा है। ग्राम संजल में रहने वाले हैं। यहाँ पे अमृत सरोवर तालाब पे अच्छे से सौंदर्यीकरण में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया गया है, लाइटिंग का और ये इनलेट आउटलेट का। अभी पहला स्टेप पे बेंच भी लगेगी, पहले स्टेप का काम होगा, उसके बाद में और सौंदर्यीकरण के लिए प्लान बनेगा। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को बनारस में तैयार गुलाबी मीनाकारी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो को लकड़ी से बना राम दरबार भेंट किया। राम दरबार बनाने वाले शिल्प कारीगर ओम प्रकाश स्टेट अवार्डी हैं और रमेश विश्वकर्मा मीनाकारी में नेशनल अवार्डी हैं। लकड़ी कारीगर ओम प्रकाश शर्मा और मीनाकारी कारीगर रमेश विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश की स्थानीय कलाकृतियों को पूरे विश्व में एक नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री जी हमारे काष्ठ कला को एक नई पहचान दिए। जो कला डूब रही थी उसको जीवित कर दिए, क्योंकि इतने बड़े इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को उन्होंने हमारी काष्ठ कला का राम दरबार भेंट दिए, जिसकी वजह से हमारा काष्ठ कला का काफ़ी जो है पहचान बढ़ी, जिससे कि ये काशी का गौरव भी है काष्ठ कला। तो काशी का मान भी बढ़ा और हमारे काष्ठ कला का पहचान भी बढ़ा और काफ़ी हम खुश हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आज हमें एक नई ऊंचाइयों पे, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा के जोश में भर रहे हैं और हम सभी के अंदर एक अब नई उमंग जोश आ गई है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सुजयलाल थाउसेन ने महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नोमैन्सलैंड पर स्थित सीमा चौकी का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महानिदेशक ने सीमा चौकी में भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एसएसबी के महानिदेशक सुजयलाल थाउसेन ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से दोस्ताना संबंध रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी पिछले 2 दशक से तैनात है। खुली सीमा होने के कारण सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिजिकली पेट्रोलिंग का काम कम हो जाएगा, जिससे सुरक्षा को लेकर हम बेहतर काम कर सकते हैं। लोग आने जाने वाले, बॉर्डर क्रॉस करने वालों की क्या समस्या है, हम क्या और इसमें अधिक कर सकते हैं, देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ में बात की, नेपाल के अधिकारी लोग भी आए, उनसे भी बात की। यहाँ जितने भी एजेंसी से सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम तो हमारा दिए हुए कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कन्नौज जिले में एक शिक्षक ने अपने खर्चे से एक सरकारी स्कूल की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। बुरी स्थिति में दिखने वाला सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। सभी के लिए प्रेरणा बनने वाले शिक्षक वैभव राजपूत महसोनपुर प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। उनके बच्चों को योगा सिखाया जाता है। स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से शिक्षक सड़क सुरक्षा नियमों के साथ साथ पर्यावरण बचाने और देश के महापुरुषों के बारे में बताते हैं। स्कूल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वैभव राजपूत ने बताया कि स्कूल के स्टाफ ने स्वयं से करीबन 4 लाख रुपए खर्च करके स्कूल कायाकल्प किया है। 4-4.5 लाख रुपए यहाँ पे लगाया गया है और उसमें टीचर्स ने भी डोनेट किया है, कुछ हमारे सामाजिक लोग हैं उन्होंने डोनेट किया, हमारे घर के लोग हैं, हमारे रिलेशन के लोग हैं, उन्होंने जन सहयोग से प्रसाधन है, जैसे महिला शौचालय है, पुरुष शौचालय स्टाफ के लिए नहीं थे तो दिव्यांग शौचालय ये करा है।
जैसे हमारा विद्यालय स्टार्ट होता है तो हम लोग सबसे पहले योगा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 6:30 बजे से सभी बच्चों को योगा कराएंगे। उसके बाद जो हमारी क्या कहते हैं प्रार्थना जब सभा होती है तो प्रार्थना में कई सारी चीज़ें होती है। जैसे हम लोग को क्या होता है कि रोज़ की नई अपडेट बताते हैं न्यूज़ बच्चों के हिसाब से, और उनको जैसे कहानियाँ कोई मोटिवेट कहानी सुनाती। सर फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने 4 फरवरी को जैसे ही स्कूल में एंट्री की तो मुझे देखकर लगा कि ये मतलब इस तरीके का प्राइमरी स्कूल मैंने कानपुर में भी नहीं देखा। हालांकि कानपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा कन्नौज में स्कूल इतना स्मार्ट स्कूल की कल्पना की नहीं जा सकती थी। तो मैंने देखा इतना एयरी इन्वायरमेंट यहाँ का, और इतने यहाँ पर प्राइवेट स्कूल से छोड़कर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। सारे टीचर्स कोऑपरेटिव होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बच्चों को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम सभी लोग मिलकर बच्चों के साथ काम करते हैं। सर हम दिल्ली कोविड में पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर अच्छी सी पढ़ाई नहीं होती थी। मेरे बाबा ने मेरे पापा को बताया था कि यहाँ सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसीलिए मेरे पापा हमको यहाँ ले आए। हम स्कूल जब आते हैं तो सबसे पहले हमें योगा कराई जाती है। यहाँ पे हमें एक लोगों ने बताया था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, फिर तो हमने वहाँ से नाम कटा के यहाँ पर नाम लिखा लिया। पहाड़ी सामान्य ज्ञान। खाना पीना अच्छा मिलता है? यस सर। योगा करिए और गाय का दूध पीना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हाथरस जिले में बुधवार से 5 दिवसीय अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान नगर पालिका द्वारा शहर भर में चलाया जाएगा, जिसमें बाजार से लेकर घरों तक प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जागरूक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान चाय बेचने वाले दुकानदारों को चीनी मिट्टी के कप बांटे जाएंगे। वहीं सब्जी बेचने वालों से भी कहा जाएगा कि यदि कोई घर से थैला लेकर नहीं आता है तो उसे 5 रुपए की कीमत का थैला कीमत लेकर दें, ताकि आगे से लोग अपने घरों से थैला लाना शुरू कर सकें। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि हम एक अभियान चलाकर सभी दुकान ठेलों पर प्लास्टिक को बंद कर कपड़े के थैले लेकर उन्हें इस्तेमाल करने की मांग करेंगे। वहीं लखनऊ में भी कल सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग न करने और कपड़े की थैली का प्रयोग करने की अपील की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पॉलिथीन हटाओ देश बचाओ, सीधा सीधा ये नारा ही नहीं आंदोलन है। और इसमें हाथरस नगर में एक बड़ा 4 दिवसीय कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। हम प्लास्टिक को हटाने के लिए, चाहे चाय वाले से हो, सब्जी वाले से हो, अपने घर में हो, महिलाओं से खुद हम यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी सिद्धि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एमएसएमई लोन मेले में लाभार्थियों को करेंगे ऋण वितरित। 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का होगा शुभारंभ। प्रदेश में राप्ती नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों को आपदा प्रबंधन की ठोस कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई स्थानों पर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बदायूं, फर्रुखाबाद और कन्नौज में अतिवृष्टि की चेतावनी देते हुए जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। निजी प्रयासों से बदली एक शिक्षक ने सरकारी स्कूल की तस्वीर। कन्नौज जिले में वैभव राजपूत ने अन्य शिक्षकों की सहायता से महसोनपुर प्राथमिक विद्यालय को बनाया मॉडल विद्यालय। और 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बृहद तौर पर चलाया जाएगा अभियान।